जैसे इपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यूज की। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर इपिथेलियल टिश्यूज। तो देखिए, एनिमल बॉडी में ऐसे टिश्यूज जो कवरिंग और प्रोटेक्शन करते हैं तो उन्हें बोला जाता है इपिथेलियल टिश्यूज। इपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। तो देखिए, बॉडी में जो ज्यादातर ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर कवरिंग किसकी रहती है? इपिथेलियल टिश्यूज की। तो ऑर्गन को कवर करने और प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? इपिथेलियल टिश्यूज। इसके अलावा हमारी बॉडी में कई सारी कैविटीज होती है, मतलब खाली जगह होती है, जैसे माउथ कैविटी। तो जो माउथ कैविटी है उसको भी कौन कवर करता है? इपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, तो इपिथेलियल टिश्यूज क्या है? ऐसे टिश्यूज जो हमारी बॉडी में कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो ऑर्गन्स हैं उनकी कवरिंग भी कौन करता है? इपिथेलियल टिश्यूज। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में कैविटीज हैं उसको भी कौन कवर करता है? इपिथेलियल टिश्यूज। इट ऑल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। अब देखिए, जैसे एक है डाइजेस्टिव सिस्टम और एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दो अलग अलग सिस्टम है। तो इन दो अलग सिस्टम को सेपरेट करने का काम कौन करता है? इपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, जैसे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? स्टमक। ठीक है, अब स्टमक के चारों तरफ क्या होगी? इपिथेलियल टिश्यूज की कवरिंग होगी। अब लंग्स है, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो लंग्स के चारों तरफ भी इपिथेलियल टिश्यूज की कवरिंग होगी। तो इस तरीके से क्या कर रहा है? इपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? डिफरेंट बॉडी सिस्टम को सेपरेट करता है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वेलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज। तो देखिए, जैसे हमारी स्किन है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है स्किन। स्किन क्या है? हमारी बॉडी को कवर भी करती है और प्रोटेक्ट भी करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो स्किन क्या है? एक इपिथेलियल टिश्यू है। साथ ही हमारे माउथ में जो लाइनिंग होती है वो भी किसकी होती है? इपिथेलियल टिश्यूज की होती है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती है? ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें ब्लड फ्लो करती है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के चारों तरफ भी किसकी लाइनिंग होगी? इपिथेलियल टिश्यूज की। इसके अलावा लंग्स में एल्वियोलाई मिलता है। तो एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब तो ऑक्सीजन लंग्स में किसके अंदर स्टोर होती है? एल्वियोली के अंदर। एल्वियोली क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जैसे ही एयर आएगी, मतलब ऑक्सीजन आएगी, तो ये बैलून की तरह फूल जाएगा। ठीक है, तो ये किसमें प्रेजेंट होता है? लंग्स में। तो लंग्स का जो एल्वियोलाई है उसकी भी कवरिंग कौन करता है? इपिथेलियल टिश्यूज। तो जैसे ये एल्वियोलाई है तो ये एल्वियोलाई की जो ये वाली कवरिंग है, ये इस कवरिंग को किसने बना रखा है? इपिथेलियल टिश्यूज ने। इसके अलावा जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, देखिए किडनी में क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स होती है, मतलब ट्यूब्स होती है। होता क्या है? किडनी के अंदर होता है एक पार्ट जैसे बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, और नेफ्रॉन में कई सारी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, इनमें कई सारी क्या होती हैं? ट्यूब्स होती हैं। तो इन ट्यूब्स को भी कौन बनाता है? इपिथेलियल टिश्यूज। इपिथेलियल टिश्यूज सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस शीट। अब देखिए, इपिथेलियल टिश्यूज है तो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था जो भी टिश्यू होता है वो कई सारे सेल से मिलकर बना होता है। तो इपिथेलियल टिश्यूज में भी कई सारे सेल्स होंगे। अब इपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने का मतलब है, जैसे ये इपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इसमें सेल्स हैं। अब ये सेल जो है टाइटली पैक्ड होंगे, मतलब आपस में बहुत अच्छे से चिपके हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे, और इस वजह से ये कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। कंटिन्यूअस शीट का मतलब है कि इसमें कहीं पे भी गैप नहीं होगा। जैसे दो सेल है ना, उन दो सेल के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा क्योंकि ये सेल्स क्या है? टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बनाते हैं? एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं जिसमें कोई भी गैप नहीं होता है। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ
सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। आप देखिए जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से किसकी मदद से जुड़े होते हैं? सीमेंटिंग मटेरियल की मदद से। ठीक है, सीमेंटिंग मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दो सेल्स को जोड़ते हैं। तो जैसे एक ये सेल है और एक ये दूसरा सेल है, तो इन दोनों सेल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सीमेंटिंग मटेरियल। और जो सीमेंटिंग मटेरियल होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। ठीक है, मतलब दो सेल्स के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि एपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब आपस में टाइटली जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है दो सेल्स के बीच में जो स्पेस मिलता है उसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, इसलिए उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। अब देखिए वो क्या कह रहा है, मान लीजिए क्या है, बॉडी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, बाहर से किसी भी सब्सटेंस को अगर बॉडी के अंदर आना है या किसी भी सब्सटेंस को बॉडी के अंदर से बाहर जाना है तो उसको एट लीस्ट मतलब कम से कम एक एपिथेलियम की लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमारी जो बॉडी है वो कवर है किससे? एपिथेलियल टिश्यूज से। तो अब अगर बाहर से किसी को अंदर आना है हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी से किसी चीज को बाहर जाना है तो उसको उस एपिथेलियम की लेयर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। ओके, as a result the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body। अब देखिए वो क्या कह रहा है, जैसे कि बॉडी है, ठीक है, अब मटेरियल का एक्सचेंज होना है, मतलब किसी मटेरियल को बाहर से बॉडी के अंदर आना है या किसी मटेरियल को बॉडी से बाहर जाना है, तो कितना मटेरियल एक्सचेंज होगा ये डिपेंड करेगा एपिथेलिया के जो सेल्स है उसकी परमेबिलिटी पे। अब परमेबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे मैं एक सेल को बोल रहा हूं कि उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उससे जो मटेरियल है वो आसानी से क्रॉस हो जाएंगे और काफी सारे मटेरियल उस सेल से आसानी से क्रॉस हो जाएंगे। अब मैं किसी सेल को बोल रहा हूं कि उसकी परमेबिलिटी बहुत कम है, इसका मतलब उससे बहुत कम सब्सटेंस ही क्रॉस हो पाएंगे, तो इसको बोला जाता है परमेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए एक बात और क्या बोली उसने कि बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एक ही ऑर्गन है और एक ही ऑर्गन है, अब इन ऑर्गन्स के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होगा वो भी डिपेंड करेगा एपिथेलिया के सेल्स की परमेबिलिटी पे। क्योंकि देखिए जैसे इसको बड़ा करके बताता हूं, ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है। अब हमने क्या पढ़ा है, जो ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ भी एपिथेलिया की कवरिंग होती है। ठीक है, तो अब अगर इस ऑर्गन से किसी मटेरियल को इस ऑर्गन में जाना है तो उसको एपिथेलिया को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, या इस ऑर्गन से इधर जाना है इस ऑर्गन में तो उसको भी एपिथेलिया को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहां पे वही बात आ गई ना कि एक्सचेंज कितना होगा वो डिपेंड करेगा एपिथेलिया के सेल्स की परमेबिलिटी पे। Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि एपिथेलियम किसी भी टाइप का हो, जो एपिथेलियम होता है वो टिश्यू से सेपरेट रहता है बाय एन एक्स्ट्रासेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलिए इसको समझते हैं। देखिए ये है एपिथेलियम, ठीक है, इसके नीचे हमें क्या मिलेगा, इसके नीचे हमें मिलेगा टिश्यू। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, जो एपिथेलियम है और जो टिश्यू है उसके बीच में एक मेम्ब्रेन मिलती है यहां पे, तो उसे बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो लाइन में क्या बोला, जो एपिथेलियम है और जो टिश्यू है उसके बीच में एक मेम्ब्रेन मिलती है जिसे बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है ये कॉमन रहती है हर एपिथेलियम में।
देखिए एपिथेलियम कई टाइप के होते हैं, पर एक चीज कॉमन होती है इन सारे एपिथेलियम में कि इन एपिथेलियम के नीचे क्या मिलती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखिए ये है कई टाइप के एपिथेलियम, ठीक है। इनमें ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ये भी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि डिफरेंट टाइप के जो एपिथेलियम होते हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है कि उनमें नीचे एक मेम्ब्रेन मिलती है जिसे बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। अब देखिए डिफरेंट टाइप के एपिथेलिया होते हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप के एपिथेलिया होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। अब किसी भी एपिथेलिया का कैसा स्ट्रक्चर होगा वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। इसको हम आगे समझेंगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो ये लाइन हमें क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर्स थ्रू ए selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium. This is called the simple squamous epithelium, ठीक है। अब उसने एग्जांपल लिए ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वेलाई का, ठीक है। तो उसने क्या बोला, जो ब्लड वेसल्स होती हैं और जो लंग्स एल्वेलाई होती हैं उसके चारों तरफ जो इपिथेलियम मिलता है, उस इपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, मतलब पतले पतले होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, जो ये पतले पतले सेल्स हैं ये मिलके ही एक इपिथेलियम बनाते हैं जिसे बोला जाता है सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, ठीक है। तो जो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम है वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा पतला होगा, और ये किस पे मिलेगा, ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वेलाई में। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि ब्लड वेसल्स के ऊपर और लंग्स की जो एल्वेलाई है उसके ऊपर सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम क्यों मिलता है। देखिए होता क्या है, जो एल्वेलाई होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब कहीं पे भी एक्सचेंज होना है तो वहां पे जो लेयर है या जो इपिथेलियम है वो पतला होना चाहिए ताकि जो एक्सचेंज है वो आसानी से हो जाए, ठीक है। इसीलिए यहां पे क्या है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम है, क्योंकि सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम क्या होता है, बहुत ज्यादा पतला होता है। तो इससे क्या होता है, जो CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो आसानी से हो जाता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है कई मटेरियल्स का, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे क्या है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम है जो बहुत ज्यादा पतली होती है ताकि जो सब्सटेंस है वो आसानी से एक्सचेंज हो जाए। ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो आपको ध्यान रखना है कि जो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम है वो सबसे पतली इपिथेलियम है, साथ ही वो कहां मिलती है, ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेलाई में। तो देखिए अगर आप फिगर में देखें तो ये है सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, ये जो है थिनेस्ट होती है, मतलब सबसे ज्यादा पतली इपिथेलियम होती है। सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग। तो देखिए जो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम के सेल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली थिन होते हैं, पतले होते हैं और फ्लैट होते हैं, जिससे वो एक डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं, मतलब एक बहुत ही पतली लाइनिंग बनाते हैं। द इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वामस इपिथेलियम। अब देखिए स्क्वामस इपिथेलियम ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वेलाई के अलावा और कहां मिलता है, इसोफेगस में। इसोफेगस क्या है, फूड पाइप है, ठीक है। इसके अलावा जो माउथ की लाइनिंग होती है उसमें भी स्क्वामस इपिथेलियम मिलता है। देखिए ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी कि स्क्वामस इपिथेलियम कहां मिल रहा है, या जो जैसे क्यूबॉइडल इपिथेलियम में ये कहां मिल रहा है, या किसी और टाइप का इपिथेलियम में वो कहां मिल रहा है, ये चीज याद रखनी है क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम। आप देखिए एक बेस्ट एग्जांपल है हमारी स्किन। जो हमारी स्किन होती है वो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो जो स्किन होती है वो भी किस चीज की बनी होती है, स्क्वामस इपिथेलियम की। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है ना कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, जो स्क्वामस इपिथेलियम होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा पतला होता है, पर हमारी स्किन तो पतली नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। देखिए स्किन इपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर।
अब देखिए स्किन में जो इपिथेलियल सेल्स मिलते हैं वो कौन से होते हैं? स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स, ये हमें पता है। अब वो क्या कह रहा है, जो स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कई सारी लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। मतलब जैसे एक ये स्क्वामस इपिथेलियम है, फिर एक और ये स्क्वामस इपिथेलियम है, फिर एक और ये स्क्वामस इपिथेलियम है। तो इस तरीके से कई सारी स्क्वामस इपिथेलियम की जो पतली पतली लेयर है वो आपस में अरेंज हो जाती है। तो इससे क्या होता है, वो प्रिवेंट करते हैं वियर एंड टियर को। वियर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट, तो हमारी बॉडी में कोई भी चोट ना लगे, इसलिए जो स्क्वामस इपिथेलियम की पतली पतली लेयर होती है वो कई सारी लेयर्स में अरेंज हो जाती है और हमें वेयर और टियर से बचाती हैं। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, द इपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। अब देखिए ये हमें पता है कि जो स्किन है वो कई सारी पतली पतली स्क्वामस इपिथेलियम की लेयर से मिलके बनी है, ठीक है। तो तब उस स्क्वामस इपिथेलियम को बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम का क्या मतलब है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम का मतलब है कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम होता है वो कई सारे पतले पतले स्क्वामस इपिथेलियम लेयर से मिलके बना होता है, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि स्किन में कौन सा एपिथेलियम मिलता है, तो आपको बोलना है स्किन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मिलता है। ओके, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। अब देखिए अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की और इंटेस्टाइन में भी इनर लाइनिंग की, तो वहां पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं वो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में, और कुछ सिक्रीट होता है, मतलब कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो देखो कहने की मतलब यह है कि इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। तो वहां पे कुछ स्पेशल इपिथेलियल सेल्स मिलते हैं। ये कैसे होते हैं, टॉल इपिथेलियल सेल्स, मतलब लंबे लंबे इपिथेलियल सेल्स मिलते हैं। अब देखिए इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उसमें जो टॉल इपिथेलियल सेल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, कॉल्यूमिनर इपिथेलियम, ठीक है। ये जो लंबे लंबे इपिथेलियल सेल्स होते हैं मिलके क्या बनाते हैं, कॉल्यूमिनर इपिथेलियम। तो कॉल्यूमिनर इपिथेलियम की जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पिलर लाइक। अगर आप फिगर में देखें तो ये है कॉल्यूमिनर इपिथेलियम, ठीक है। तो इसकी जो सेल्स हैं कैसे हैं, लंबे लंबे ना, पिलर लाइक, इसीलिए इनको बोला जाता है कॉल्यूमिनर इपिथेलियम, ठीक है। तो जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होते हैं फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। तो इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है वहां पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो वहां पे क्या मिलते हैं, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम मिलते हैं। तो इसी कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज होता है, मतलब मूवमेंट होता है मटेरियल का। ओके, तो यहां पे देखो याद क्या रखना है, आपको यहां पे याद रखना है कि इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है वहां पे क्या मिलता है, columnar epithelium. In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has cilia, which are hair-like projection on the outer surface of epithelial cells. अब देखिए वो क्या कह रहा है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक एक ऐसा रास्ता होता है जहां से रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसफर होती है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जिस रास्ते से होते हुए जाती है उसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनके सरफेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन ग्रो कर जाते हैं, उस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है सिलिया, ठीक है। देखिए जैसे क्या होता है, ये है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ठीक है। इस कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के ऊपर क्या होते हैं, सिलिया आ जाते हैं। सिलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, मतलब ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोला जाता है सिलिया, ठीक है। These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. अब तक हमने क्या पढ़ा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज मिलते हैं, उन कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज के ऊपर सिलिया मिलता है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पढ़ा। अब यहां पे क्या बोला गया, जो सिलिया होता है जब वो मूव करता है तो सिलिया के मूव होने से
जो म्यूकस होता है वो आगे मूव होता है और फिर हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, मतलब क्लियर हो जाता है। अब इसको समझते हैं। देखिए, ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये है कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, ऐसे यहां पे भी है। अब इस कॉलमनर एपिथेलियम में क्या है, सिलिया, ये सिलिया हो गए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जो म्यूकस रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, म्यूकस मतलब बलगम, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना जब, तो इससे क्या होता है, जो म्यूकस है वो ऊपर की तरफ आता है, मतलब ये जो सिलिया है ना, इनके ऊपर क्या होता है, म्यूकस होता है। तो जब हम क्या करते हैं, म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये म्यूकस इस सिलिया के ऊपर से मूव होते हुए बाहर आ जाता है और क्लियर हो जाता है, ठीक है। म्यूकस क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ये कैसे हुआ, सिलिया मूव करा तो सिलिया के मूव करने से म्यूकस मूव करा और तब वो बाहर आ जाता है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो देखिए, ऐसा कॉलमनर एपिथेलियम जिसके ऊपर सिलिया पाया जाता है, तो उस एपिथेलियम को बोला जाता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और ये कहां मिलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप्ड cells form the lining of kidney tubules and ducts of salivary gland where it provides mechanical support। अब दूसरा एपिथेलियम आता है जिसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो नाम से पता चल रहा है जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं। तो ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके जो ये सेल्स हैं किस शेप के हैं, क्यूब शेप के, इसीलिए इस एपिथेलियम को बोला जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है कहां मिलता है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी की ट्यूब्स होती हैं उसमें ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है। साथ ही जो सलिवरी ग्लैंड होती है जिससे सलाइवा निकलता है, उसकी जो डक्ट होती है उसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब मजबूती प्रोवाइड कराना। Epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells which can secrete substance at the epithelial surface। तो देखिए वो क्या कह रहा है, जैसे एक ये है एपिथेलियम, ठीक है, इस एपिथेलियम में ये है एपिथेलियल सेल्स। अब वो क्या कह रहा है कि कुछ एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो ग्लैंड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ग्लैंड सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो क्या करते हैं, कुछ सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को एपिथेलियम का जो सरफेस है ये ऊपर यहां पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो कहने की बात यह है कि एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, कुछ एपिथेलियल सेल्स ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज होके ग्लैंड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर किसी चीज का सिक्रीशन करते हैं। समटाइम्स a portion of the epithelial tissue folds inward and a multicellular gland is formed। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, इससे एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड बनती है। देखिए जैसे क्या होता है, ये है एपिथेलियल टिश्यू, ये अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो जब ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है तो ये क्या बनाता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। अब ये ग्लैंड क्या करेगी, कुछ सिक्रीशन करेगी, ठीक है। तो ऐसे एपिथेलियम जो ग्लैंड्स बनाते हैं उनको बोला जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखिए ये डायग्राम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहां मिलता है, स्किन में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है, जब कई सारे स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर्स मिल जाती हैं तो वो बनाती हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो इसीलिए तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है वो इतना मोटा है। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में ऐसे टिश्यूज होते हैं जो किसी चीज को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जांपल है ब्लड, ठीक है। ब्लड को क्या बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई वुड it be called connective tissue? A clue is provided in the introduction of this chapter। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू
क्यों बोला जाता है? देखिए जैसे क्या है, ये बॉडी है, ठीक है, ये वैसे पढ़ लिया था हमने पर एक और बार बता देता हूं। ये जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी में यहां पे एक ऑर्गन है, ठीक है, इसको मैं ऑर्गन 1 बोलता हूं। यहां पे एक दूसरा ऑर्गन है जिसे मैं बोल रहा हूं ऑर्गन 2, ठीक है। अब इस ऑर्गन से कुछ भी ट्रांसपोर्ट होना है इस ऑर्गन तक, या इस ऑर्गन से कुछ भी ट्रांसपोर्ट होना है इस ऑर्गन तक, तो इसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्लड ने इस ऑर्गन को इस ऑर्गन से जोड़ा, तो इसीलिए ब्लड को बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। आप देखिए कनेक्टिव टिश्यूज के कुछ टाइप्स हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो देखिए वो क्या कह रहा है, जैसे एक ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। अब टिश्यू है, इसका मतलब इसके अंदर कई सारे सेल्स होंगे, तो ये है कई सारे सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है। अब वो क्या कह रहा है, जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सेल्स होते हैं ये किसके अंदर मिलते हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। अब ये क्या होता है, देखिए ये है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कई सारे सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये कहां पे हैं? ये हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स क्या होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो भी सब्सटेंस मिलते हैं सेल के अलावा, जो भी बाकी सब्सटेंस होता है उसे बोला जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो यार यहां पे बनाता हूं मैं एक और बार, ये जैसे है कनेक्टिव टिश्यू, तो ये होगा मैट्रिक्स। इसके अंदर पूरा का पूरा क्या है? मैट्रिक्स। जो सेल के अलावा जो बाकी सब्सटेंस है वो क्या है? मैट्रिक्स। तो वो क्या कह रहा है, इसी मैट्रिक्स के अंदर हमें ये सेल्स मिलते हैं। द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। अब जो मैट्रिक्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, वो जेली लाइक हो सकता है, या वो फ्लूइड हो सकता है, या डेंस और रिजिड हो सकता है, मतलब सॉलिड हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स किस तरीके का होगा, मतलब वो जेली लाइक होगा या फ्लूइड होगा या रिजिड होगा, ये डिपेंड करता है कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन पे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू है बोन। अब बोन हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है? स्ट्रेंथ, मजबूती, ठीक है। तो बोन कैसा होता है? सॉलिड। तो उसका मैट्रिक्स भी कैसा होना चाहिए? सॉलिड, मतलब रिजिड नेचर का होना चाहिए। तो जिस तरीके का कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होगा उसी तरीके का उसका मैट्रिक्स होगा। देखिए ब्लड में जो मैट्रिक्स मिलता है वो लिक्विड नेचर का होता है, मतलब फ्लूइड नेचर का होता है, और ब्लड के मैट्रिक्स को बोला जाता है प्लाज्मा, इन विच रेड ब्लड सेल आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। तो उसने क्या बोला, जो ब्लड है, ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड नेचर का होता है, और ब्लड के मैट्रिक्स को बोला जाता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में आरबीसी मिलता है, डब्ल्यूबीसी मिलता है और प्लेटलेट्स मिलते हैं। तो देखिए होता क्या है, ये है ब्लड, ठीक है। ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, एक है प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके अलावा ब्लड किस चीज से मिलकर बना है? ब्लड सेल से। तो ब्लड सेल्स में तीन आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। अब प्लाज्मा के अंदर क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, सॉल्ट्स मिलता है और हार्मोन्स मिलते हैं। देखिए हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक गैसियस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड। क्योंकि ब्लड फ्लो करता है, फ्लो करने का मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो जब ब्लड फ्लो करता है तो वो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। देखिए कनेक्टिव टिश्यू का एक और एग्जांपल है बोन। तो जो हड्डियां होती है वो भी क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू होती है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। तो जो बोन होती है वो फ्रेमवर्क बनाता है, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा बनाता है।
तो बोन क्या करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो हमें सीधा रखने में मदद करती है, तो बोन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। आप देखिए बोन से मसल्स भी जुड़ती हैं, तो इससे क्या होता है, हमें चलने में, मूवमेंट में मदद मिलती है। इसके अलावा जो बोन्स होती हैं वो सपोर्ट करती है मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उन्हें सपोर्ट करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है। देखिए जैसे क्या है, लंग्स हैं और हार्ट है, तो इनको कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब केज। ठीक है, रिब केज जो छाती में होता है, रिब केज वो क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो बोन्स होते हैं वो मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। आप देखिए जो बोन होता है वो स्ट्रांग होता है, मतलब मजबूत होता है, और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, मतलब हम उसको मोड़ नहीं सकते। अब बोन्स की जो दो प्रॉपर्टीज हैं कि वो स्ट्रांग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, इससे फायदा क्या मिलता है, इससे यह फायदा मिलता है कि ये काफी अच्छे से हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, मतलब मजबूती प्रोवाइड कराता है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। अब देखिए जो बोन सेल्स होती हैं, मतलब बोन के अंदर जो सेल्स होती हैं वो एम्बेडेड रहती है किसके अंदर, हार्ड मैट्रिक्स के अंदर। हमने शुरू में पढ़ा था ना कि जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि उसका मैट्रिक्स कैसा होगा, वो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। तो देखिए जो बोन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, उसको क्या करना है, हमारी बॉडी को मजबूती प्रोवाइड करानी है। तो इसलिए जो बोन होता है उसका मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो किस चीज से बना है, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से। इसीलिए हमें कैल्शियम खाना चाहिए अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament. अब देखिए लिगामेंट एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, घुटना। घुटने में क्या होता है, दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं। तो घुटने में दो बोन्स को आपस में जोड़ने में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू मदद कर रहा है, लिगामेंट। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में कहीं पे भी जब दो बोन्स आपस में मिलती है तो उसको मिलाने का, उसको जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। तो जो लिगामेंट होता है वो इलास्टिक नेचर का होता है, मतलब वो खींच सकता है। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। इसके अलावा जो लिगामेंट होता है वो मजबूत होता है। तो लिगामेंट कैसा होता है, इलास्टिक भी होता है और मजबूत भी होता है। लिगामेंट में जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत कम होता है। अब बात आती है टेंडन की। टेंडन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को मसल से जोड़ता है। तो जैसे हमारी बाइसेप्स हैं, ठीक है, बाइसेप्स हड्डी से जुड़ी हुई है, किसकी मदद से, टेंडन की मदद से। यह हमारी बॉडी में जहां पे भी बोन मसल से जुड़ रही है, तो बोन को मसल से जोड़ने में कौन मदद कर रहा है, टेंडन। आप देखिए जो टेंडन होता है वो फाइब्रस टिश्यू होता है, मतलब उसमें फाइबर्स मिलते हैं। इसके साथ ही इसकी ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, मतलब मजबूती होती है। पर जो टेंडन होता है उसकी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, लिगामेंट और टेंडन। जो लिगामेंट होता है वो दो बोन्स को आपस में जोड़ता है, और लिगामेंट जो होता है वो इलास्टिक नेचर का होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा जो टेंडन होता है वो बोन को मसल से जोड़ता है। जो टेंडन होता है उसमें ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, मतलब मजबूती होती है, पर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देखिए अगला जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम है कार्टिलेज। जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं वो वाइडली स्पेस्ड होते हैं, मतलब कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस काफी ज्यादा होता है। आप देखिए जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड नेचर का होता है, और कार्टिलेज का मैट्रिक्स बना होता है प्रोटीन्स और शुगर का। कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स। तो देखिए जहां पे भी जॉइंट होते हैं, जॉइंट का मतलब जहां पे भी दो बोन्स मिलती हैं
वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो कार्टिलेज क्या करता है, उस बोन सरफेस को स्मूथ बनाता है। देखिए जैसे क्या है, एक ये बोन है और एक ये बोन है, ठीक है, जैसे घुटना है, ठीक है, यहां पे क्या है, दो बोन मिल रही हैं। अब ये जो दो बोन है इनके सरफेस पे कार्टिलेज मिलेगा, तो यहां पे एक कार्टिलेज मिलेगा, यहां पे एक कार्टिलेज मिलेगा। ये कार्टिलेज क्या करेगा, इन बोन के सरफेस को स्मूथ बनाएगा। अब होता क्या है, टाइम के साथ साथ ये जो कार्टिलेज है ये खत्म होने लगता है। अब जब कार्टिलेज खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, बोन बोन से टकराएगा, चलते हुए बोन बोन से टकराएगी, जिससे दर्द होता है। तो इस तरीके से घुटनों में दर्द होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्टिलेज होता है वो नोज में मिलता है, ईयर में मिलता है, ट्रैकिया में मिलता है और लैरिंग्स में मिलता है। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स, जहां से आवाज आती है। तो लैरिंग्स में भी कार्टिलेज मिलता है। आप देखिए हमारे कानों में क्या मिलता है, कार्टिलेज। तो उस कार्टिलेज को हम आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, पर हम बोन्स को जो हमारी आर्म्स में मिलती है या जहां कहीं पे भी बोन्स मिले उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते। तो इससे हमें क्या पता चला, जो कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और जो बोन होती है वो सॉलिड नेचर की होती है। तो इसका मतलब जो कार्टिलेज है उसका मैट्रिक्स और जो बोन है उसका मैट्रिक्स, उन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है, प्रोटीन एंड शुगर का। और बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो किस चीज का बना होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। अगला जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमें स्किन एंड मसल्स के बीच में मिलता है। तो ये है स्किन, ये है मसल्स, तो इसके बीच में हमें क्या मिलेगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा ब्लड वेसल्स और नर्व्स के चारों तरफ भी हमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। इसके अलावा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और क्या मिलता है, बोन मैरो में। अब बोन मैरो क्या होता है, देखिए बोन मैरो एक ऐसा टिश्यू होता है जो हमारी हड्डियों के अंदर मिलता है और बोन मैरो का काम होता है ब्लड को बनाना। तो ब्लड का बनता है हड्डियों के अंदर बोन मैरो में। तो बोन मैरो में भी हमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। इसके अलावा ऑर्गन्स के अंदर जो खाली जगह होती है उसको भी भरने का काम करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। साथ ही जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और जो डैमेज टिश्यूज होते हैं उनके रिपेयर में हेल्प करता है। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो कहां स्टोर होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फैट बनता कैसे है। देखिए हमने खाना खाया, ठीक है, उससे हमें मिला ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, फिर जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। तो इस तरीके से फैट बनता है, ठीक है। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। तो देखिए हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो कहां स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यूज के अंदर। एडिपोज टिश्यूज एक ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर फैट स्टोर होता है, ठीक है। अब एडिपोज टिश्यूज कहां कहां मिलते हैं, एडिपोज टिश्यूज स्किन के नीचे मिलते हैं या इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। देखिए एडिपोज टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो भरे हुए रहते हैं, किनसे, फैट ग्लोब्यूल से, मतलब फैट से भरे हुए रहते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एडिपोज टिश्यू किसे स्टोर करता है, फैट को। तो एडिपोज टिश्यूज के जो सेल्स होंगे वो भी किसे स्टोर करेंगे, फैट को। स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। तो देखिए हमारी बॉडी में जब फैट स्टोर होता है तो वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। मतलब ये हमारी बॉडी से जो हीट है उसको लॉस नहीं होने देता। तो इससे क्या होगा, हमें ठंड